कार साफ संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे, लेकिन आज भी हम भादरा आसपास की बात करेंगे। और भादरा में आज खबरों की भरमार है दोस्तों। कहीं किसान धरने पर बैठे हैं, कहीं तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं आज़ादी के पूर्व संध्या पर जश्न लोग मना रहे हैं। हर स्कूलों में आज बच्चों को परेड की रिहर्सल करवाई जा रही थी। कल दोस्तों मुख्य कार्यक्रम जो है वो भादरा के खेल स्टेडियम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों करीब करीब बहुत से अनेक स्कूल कॉलेजों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। और तिरंगा आज हर घर में फहराने का कार्यक्रम, लोग तिरंगा बांटते हुए दिखाई दिए। और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान भी दोस्तों आज चरम पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज भी तिरंगा रैली थी, जबरदस्त तिरंगा रैली। 2100 फीट तिरंगे के साथ सुखदेव सिंह शेखावत के नेतृत्व में, उसके मायने भी जानेंगे। और कल भी एक तिरंगा रैली होगी बाइक के साथ दोस्तों, वो एसपी सिंह बढ़िया के नेतृत्व में होगी। पूर्व जिला कलेक्टर जो भाजपा में एंट्री कर चुके हैं दोस्तों, बाइक रैली होगी जो बाईपास से चलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज नेताओं के पुत्रों की भी, तो हम विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर। कौन नेताओं का पुत्र आगे है, कौन नंबर 1 है, किस नेता को कितना फ़ायदा मिल रहा है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो आसपास की खबरें हैं जल्दी से मैं बता देता हूं। उसके बाद में दोस्तों आएंगे राजनीतिक विषय पर भी, क्योंकि मात्र 2 महीने बचे हैं आचार संहिता के दोस्तों। और इन 2 महीनों में ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी, रोज राजनीति के समाचार होंगे। और हम आपके सामने सारी वो खबरें, मुख्य घटनाएं आपके सामने लेकर आएंगे। कौन नेता बाजी मार रहा है, कौन पिछड़ रहा है, कौन नया चेहरा है, और किसने किसको मात दी, कौन किससे आगे निकल रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले दोस्तों आज की मुख्य खबरें जल्दी से मैं बता देता हूं। नौर में आज भारतीय जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक पहुंचे, उनका शानदार स्वागत सत्कार नौर में किया गया। काशीराम गोदारा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें भी वो शरीक हुए। ब्राह्मण महासभा ने भी शानदार कार्यक्रम स्वागत का नौर में किया गया। और इसके अलावा दोस्तों सोनी धर्मशाला में जो है ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा दोस्तों आज छात्र नेताओं का भी आक्रोश देखने को मिला, चाहे वो नौर हो, राजगढ़ हो, तारनगर हो, भादरा हो। दोस्तों नौर में एबीवीपी ने सीएम का पुतला जलाया, जो कि छात्र संघ के चुनाव जो रद्द किए जा चुके हैं उसके विरोध में। वहीं भादरा की एबीवीपी ने भी दोस्तों आज ज्ञापन सौंपा, नाराजगी व्यक्त की जो चुनाव दोस्तों रद्द किए गए हैं उसको लेकर। और भादरा में एसएफआई ने भी आज ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री के नाम और विरोध प्रदर्शन किया कि क्यों चुनाव को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें सभी जगह छात्रों का आक्रोश आज देखते ही बन रहा था। लेकिन अब बात करें मेले की, तो गोगामेड़ी मेला और ददरेवा धाम का गोगाजी मेला तैयारियां धूमधाम से की जा रही है दोस्तों। और दोनों ही मेलों की तैयारियां धूमधाम से की जा रही है। और कल गोगामेड़ी की मेले की शुरुआत होने जा रही है। तो अभी भीड़ जो है वो आनी प्रारंभ हो जाएगी। वैसे 12 महीने आजकल मेलों में जो है वो दर्शनार्थी आते हैं दोस्तों, भीड़ आती है। और लगभग उत्तर भारत के सभी राज्य यहाँ गोगामेड़ी में हो या फिर ददरेवा धाम में हो दोस्तों पहुँचते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम आसपास के अन्य खबरों की, तो शंकर भाकर को नई जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी में। और भादरा विधानसभा में प्रचार प्रसार समिति का संयोजक उनको प्रमुख बनाया गया है, शंकर भाकर को। और सह संयोजक अर्जुन साहू को बनाया गया, जो कि दोस्तों सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं। सह संयोजक संदीप साई को भी बनाया गया है। और एक सह संयोजक भादरा से दयानंद खोखेवाला को बनाया गया। तो शंकर भाकर प्रचार प्रसार समिति के अब भादरा विधानसभा के अध्यक्ष बने। अगर नौर की बात करें तो नौर में शैलेंद्र वर्मा को संयोजक बनाया गया है दोस्तों, सह संयोजक सुभाष सोनी को, और एक सह संयोजक शैलेंद्र बेनीवाल को, और तीसरा सह संयोजक विपुल थोरी को बनाया गया है। टीबी संगरिया आदि में भी, हनुमानगढ़ में भी इसी प्रकार से सह संयोजक और प्रचार प्रसार समिति जो है उसके पदाधिकारियों की घोषणा
की गई। इसके अलावा दोस्तों बात करें हाथीपुर में स्थित हाथीपुर आवास में भादरा में स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में आज आदर्श रामलीला समिति के द्वारा जो मंदिर दोस्तों बनाया गया, अनूप सिंह शेखावत द्वारा ये मंदिर बनाया गया आदर्श रामलीला कमेटी के सानिध्य में, उसमें आज अब जब समाचार देख रहे हैं उससे ठीक बाद में 8:30 बजे करीब रात्रि का जागरण आयोजित किया गया है दोस्तों। और इसके अलावा आज हाथीपुरावास में ही हनुमान मंदिर में कथा वाचन श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रारंभ हुआ है। और ये श्री रामतलाई आश्रम धाम के श्यामानंद जी महाराज के शिष्य करुणानंद जी महाराज द्वारा इस कथा का वाचन किया जाएगा दोस्तों। और बड़ी संख्या में महिलाएं आज कलश यात्रा में पहुंची जो 9 बजे प्रारंभ हुई थी। और आज कथा का वाचन प्रारंभ हुआ है और लगातार 6-7 दिन तक इस कथा का वाचन चलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम आज सिद्धमुख नहर के तले आने वाले तमाम गांव के किसानों की, तो टेल तक अंतिम व्यक्तियों तक, अंतिम किसानों तक, खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है दोस्तों। पहले जो 15 दिन को पानी की बारी की व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया गया है। और किसान आरोप लगा रहे हैं पूरी भादरा तहसील के दोस्तों कि 4.5 वर्षों में पानी की सिंचाई पानी की हालत जो है वो कामरेड बलवान पूनिया ने तहस नहस कर दी, बर्बाद करके छोड़ दी। और सिर्फ अपने समर्थकों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और पानी चोरी के मामले बड़े हैं। तो जबरदस्त आक्रोश आज भिरानी हेड पर देखा गया दोस्तों। रात भर से धरने पर बैठे हैं किसान। और कल बजरंग सहारण ही बैठे थे, लेकिन आज तो बजरंग सहारण के साथ दोस्तों एसपी सिंह हो या हेमंत पचार हो, कार्तिक डूडी हो, रामनिवास जलंधरा हो, सभी आज नेतागणों का समर्थन आज इस किसान धरनों को मिल रहा है। और आज संभवतः देर शाम को बात थी प्रशासन के पहुंचने की, वार्ता की, तो उसकी सूचना अभी देर शाम को हमारे पास नहीं आई, लेकिन ऐसी सूचना थी कि प्रशासन आ सकता है, लेकिन अभी आने की सूचना हमारे पास नहीं है। तो आज वार्ता देर रात्रि को भी हो सकती है दोस्तों। रात भर धरना जारी रहता है और ये धरना जब तक जारी रह सकता है तब तक, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो, इस नहर में पानी नहीं छोड़ दिया जाए दोस्तों। सारी नहरें सूखी पड़ी है, पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये हाल है। और किसानों का आक्रोश जायज़ है दोस्तों, क्योंकि फसलों में अगर समय से पानी नहीं लगेगा, ये तो दोस्तों कुदरत की मेहर हम माने कि अच्छी खासी बरसात इस बार मानसून की हुई है, इसलिए किसानों के खेतों में फसलें भी होगी, लेकिन यहाँ नहर के पानी को लेकर, क्योंकि समय पर अगर फसलों में पानी नहीं मिले, क्योंकि जो आसमानी ये कुदरत की देन जो है दोस्तों, वो बरसात कभी भी आ सकती है और ना भी आए। और अब लंबे समय से, काफ़ी दिनों से बरसात पादरा क्षेत्र में नहीं आई है, पानी की आवश्यकता अभी भी खेतों में है। तो किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इस धरना प्रदर्शन पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जनसंपर्क अभियान की, संजीव बेनीवाल का भानगढ़ गांव में जनसंपर्क अभियान था। बलवान पूनिया आज उजलवास गांव में जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए। एसपी सिंह की कल बाइक रैली, तिरंगा रैली होने जा रही है दोस्तों भादरा में, बाईपास से कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए। और हेमंत पचार हो, कार्तिक डूडी हो, रामनिवास जलंधरा हो, दोस्तों भिरानी के सरपंच है, बजरंग सहारण हो, ये सारे भिरानी हेड पर दोस्तों किसानों के बीच धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तिरंगा रैली की, उसके बाद में बात करेंगे नेताओं के पुत्रों की। तो तिरंगा रैली आज 2100 फीट का लंबा तिरंगा सुखदेव सिंह शेखावत के नेतृत्व में हजारों की भीड़ के बीच रैली के रूप में पहुंचा दोस्तों। वीडीएस संस्थान से यह चला था और एसडीएम कोर्ट तक पहुंचा। काफ़ी लंबा 2100 फीट की लंबाई जो है वो काफ़ी होती है। और मैं आपको रिकॉर्ड की बात करूं तो चूरू जिला और हनुमानगढ़ जिले में ये एक नया रिकॉर्ड बना है, इतिहास लिखा है। सुखदेव सिंह शेखावत ने एक प्रकार से तिरंगा इतिहास लिखा है भादरा की धरती पर, सुखदेव सिंह गोगामेडी द्वारा।
और इसके मायने मैं आपको बताऊं तो दोस्तों अच्छी खासी भीड़ आज सुखदेव सिंह शेखावत ने एकत्रित की और वीडीएस से चलकर एसडीएम कोर्ट तक पहुंचा तो बाज़ारों से पूरी भीड़ थी, ट्रैफिक एक प्रकार से जाम की स्थिति थी, लेकिन एक साइड से अनुशासन के साथ ये रैली चल रही थी। तो कुल मिला के बाज़ारों से जब ये रैली गुजरी तो तिरंगे पर लोगों ने फूलों की वर्षा की, सुखदेव सिंह शेखावत पर लोगों ने फूल बरसाए। जिन लोगों की धारणा थी दोस्तों कि 2013 के चुनाव के बाद में सुखदेव सिंह ने भादरा की राजनीति से किनारा कर लिया है और वो देश की राजनीति में मशगूल हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये सरप्राइज ही होगा कि सुखदेव सिंह शेखावत ने अपनी मात्र एक रैली से और छोटी सी एक सुगबुगाहट से कि वो कांग्रेस की टिकट ला रहे हैं और इंटरव्यू भी दिए, लगभग मीडिया के हर मीडिया चैनलों में उन्होंने इंटरव्यू दिए और साफ साफ बताया कि कांग्रेस की यहाँ टिकट दौड़ में मेरा नाम गया है और टिकट मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों ये पत्ते तो उन्होंने नहीं खोले कि कांग्रेस टिकट नहीं मिलेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बसपा से वो चुनाव लड़ चुके हैं एक बार। 33,666 उनको वोट आए थे, अच्छा खासा जनाधार उन्होंने दिखाया था। दलित वोट बैंक पर उनका बहुत बड़ा एक प्रकार से दोस्तों हाथ सेट बताते हैं। एक प्रकार से उनके समर्थन में दलित बाहुल्य जो क्षेत्र है एक प्रकार से, क्योंकि 1 लाख से थोड़े ही कम है दलितों के वोट दोस्तों। भादरा वैसे तो जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, 1 लाख के करीब यहाँ जाट मतदाता भी है, लेकिन दलितों के वोट बैंक पर एक प्रकार से सुखदेव सिंह शेखावत की छाप है, क्योंकि वो बसपा की टिकट से जब चुनाव लड़े तो दलितों के वोट सर्वाधिक उनको मिले थे, ऐसी धारणा है लोगों की। तो कुल मिला के इस रैली का अगर मायना निकाला जाए तो सुखदेव सिंह शेखावत दोस्तों अपनी एक रैली से, अपनी एक छोटी सी सुगबुगाहट से ही भादरा क्षेत्र की राजनीति में अब पुनः सक्रिय हो गए हैं। तो क्या वो कांग्रेस की टिकट लेकर आ रहे हैं, ये दोस्तों आगामी भविष्य का सवाल है, लेकिन वो क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं अगर टिकट नहीं मिली तो, ये भी बड़े सवाल हैं। तो रोचक होंगे चुनाव, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है और अब नेताओं की भीड़ बढ़ने लगी है, इसमें कतई संदेह नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेताओं के पुत्रों की कि नेताओं के पुत्र भादरा विधानसभा में क्या गुल खिला सकते हैं, कितने कामयाब हैं और कितने अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 1-2 न्यूज़ में खबर आपको और बता देता हूं दोस्तों। श्री श्याम बस स्टैंड किराड़ाबड़ा का कल 15 अगस्त को उद्घाटन है और ये उद्घाटन आनंद गिरी जी महाराज करने वाले हैं। और इसके अलावा श्रीमती गुड्डी देवी धर्मपत्नी धर्मपाल दूत परिवार हो या ग्रामीण जन हो इस कार्यक्रम में शरीक रहेंगे। और दोस्तों रामधन गोस्वामी जो कि गोगामेडी नाथ समाज की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें उसका नेतृत्व करेंगे। वहीं विधि देशवाल भजन संध्या भी रात्रि को 9:15 बजे जो प्रारंभ होगी किराड़ाबड़ा में, उसमें भजनों की छटा बिखेरेगी। इसके अलावा दोस्तों 2 माह बचे हैं आचार संहिता में, 2 माह, खाली 2 माह का समय बचा है। अक्टूबर महीने में आचार संहिता लग जाएगी, दिसंबर में चुनाव होंगे। तो ऐसे में भादरा में तो एक प्रकार से माहौल अभी से चुनाव का बन गया है कि जैसे इसी महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में नेताओं के पुत्रों की भूमिका बढ़ जाती है कि अपने पिता को, अपने काका को, अपने ताऊ को, अपने परिवार के सदस्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों विस्तार से नेताओं के पुत्रों की। सबसे पहले हम इस कड़ी में लेते हैं करण बेनीवाल को, जो कि संजीव बेनीवाल के पुत्र हैं और भाड़ी ब्लॉक से वो जीते थे दोस्तों। और उनके सामने विशाल गोस्वामी थे, शेर सिंह गोस्वामी के पुत्र। तो वहाँ से ये पहले एक प्रकार से नेता पुत्र हैं जिन्होंने एक चुनाव भी लड़ा है। वर्तमान में जिन नेताओं के पुत्रों की मैं चर्चा करूँगा दोस्तों, उनमें से चुनाव लड़कर जीतने वाले एक प्रकार से स्थापित नेता पुत्र करण बेनीवाल को हम मान सकते हैं।
अच्छा खासा स्पीच भी देते हैं और कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल के लिए फ़ायदेमंद भी है। उनकी गैर मौजूदगी में वो दोस्तों गांव में भी जाते हैं और हर एक कार्य में अपने समर्थकों को संभालने भी वो जाते हैं और कई बार सभाओं को भी वो संबोधित कर लेते हैं और छोटी बड़ी मीटिंगें भी कार्यालय में उनका नेतृत्व भी करण बेनीवाल कुशलता के साथ कर लेते हैं और एक कुशल वक्ता के रूप में उनको माना भी जाता है। अब बात करें दोस्तों कार्तिक डूडी की, जो कि डूडी परिवार का एक बहुत ही दोस्तों होनहार ऐसा शख्स जो कि डूडी परिवार का नाम रोशन कर सकता है दोस्तों। और मैं इनका परिचय करा दूं, जसवंत सिंह जी जिन्होंने डूडी परिवार की नींव रखी थी राजनीति की। धन्ना डूडी परिवार, हालांकि धन्ना राम जी डूडी स्वयं सरपंच रहे हैं, प्रथम सरपंच का उनको जो है सौभाग्य भी मिला हुआ है। उनके पुत्र दोस्तों जसवंत सिंह डूडी जिन्होंने 2 चुनाव लड़े लालचंद डूडी से पहले भी। लालचंद डूडी 1977 में लड़े थे, लेकिन उससे पहले भी चुनाव लड़ने वाले और मामूली अंतर से हारे थे और उन्होंने राजनीतिक पैठ डूडी परिवार की जमाई थी। उनके पुत्र हैं और उनके पिता का नाम पीटर के नाम से इनके पिता को दोस्तों जानते हैं बादरा क्षेत्र में। उनके पुत्र हैं कार्तिकेय डूडी और शानदार परफॉर्मेंस भी पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। हो सकता है वो आरएलपी की टिकट लाकर इस बार चुनाव भी लड़ दे। तो ये पहले एक प्रकार से नेताओं के पुत्र भी होंगे जो युवा होंगे जो चुनाव भी लड़ सकते हैं इस बार, क्योंकि करण बेनीवाल के पिता संजीव बेनीवाल बीजेपी की टिकट लाइन में हैं। तो करण बेनीवाल अभी विधानसभा के चुनाव में नहीं उतरे हैं। अब हम बात करें दोस्तों अर्जुन बेनीवाल, तो अर्जुन बेनीवाल संजीव बेनीवाल के ही पुत्र है, करण बेनीवाल के छोटे भाई हैं, लेकिन उनकी बनिस्बत करण बेनीवाल ज़्यादा स्थापित और ज़्यादा राजनीति में भाग लेने वाले हैं। और अर्जुन बेनीवाल दोस्तों पेशे से एडवोकेट है और वो प्रैक्टिस भी अपनी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों कार्तिक के चौधरी की, जो कि एसपी सिंह के पुत्र है। और जब से एसपी सिंह बढ़िया ने, पूर्व जिला कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अपनी धमाकेदार एंट्री की है अनाज मंडी से, उनका मैनेज करने के लिए और युवाओं की एक टीम फौज तैयार करने के लिए तेजी के साथ नाम आगे आया है और बड़ी संख्या में युवा इनको वाच भी कर रहे हैं दोस्तों। कार्तिक चौधरी ये नया नाम है, सभ्य शालीन पढ़े लिखे दोस्तों, ऊर्जाओं से भरपूर, क्षमताओं से भरपूर ये चेहरा, और वर्तमान में अपने पिता के लिए बागडोर संभाले हुए है सारी चुनावों की। और दोस्तों चाहे वो हर तरीके का मैनेज वो कर रहे हैं, किसी क्षेत्र की बात करें वो अपने पिता के लिए मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्तिक चौधरी। तो ये नया नाम है दोस्तों, अपने पिता को कितना फ़ायदा पहुंचा पाते हैं, उनके पिता को टिकट मिल पाती है, कितने उनके पिता के उच्च संपर्क है नेताओं से, और कितने विधानसभा के गांव में वो जल्दी पेठ बना लेते हैं ताकि वो मजबूती के साथ टिकट दौड़ में आगे आ पाए। ये देखने वाली बात है। अब बात करेंगे विशाल गोस्वामी की। शेर सिंह गोस्वामी के पुत्र हैं और इनके छोटे भाई भी है, लेकिन राजनीति में विशाल गोस्वामी की ज़्यादा भागीदारी है करण बेनीवाल की तरह। तो विशाल गोस्वामी भी शानदार वक्ता है, कार्तिक चौधरी भी वक्ता शानदार है दोस्तों। हमने उनका भी संबोधन सुना था एक भाजपा की मीटिंग में। विशाल गोस्वामी शानदार वक्ता है, छात्र संघ से NSUI से भी जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के विशाल गोस्वामी जो है वो भी एक संभावनाएं जताते हैं, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ गैर जाट वो है, इसलिए यहाँ क्षेत्र में गैर जाट के लिए चाहे वो नेताओं के पुत्र हो, बहुत कम संभावना है दोस्तों। एकमात्र अशोक सैनी जरूर संगठन के रास्ते आगे बढ़कर वो बड़े पद पर पहुंचे हैं, राजस्थान की राजनीति में पहुंचे हैं। अगर वो चुनाव लड़कर पहुंचने का प्रयास करते तो दोस्तों उनको चुनाव में अशोक सैनी को चेयरमैन की टिकट के लिए भी उनको जो है उनका मार्ग रोका गया, उनको टिकटें नहीं दी गई। हालांकि जीत सकते थे वो 2015 में, वो 2010 में भी चेयरमैन के चुनाव के नज़दीक थे, चेयरमैन वो बन सकते थे, लेकिन उनके मार्ग को रोका गया क्योंकि वो गैर जाट है दोस्तों। और गैर जाट की राजनीति दोस्तों यहाँ निश्चित रूप से होती है। नौहर में देखेंगे आप, राजगढ़ में देखेंगे, लगातार चर्चा का विषय गैर जाट राजनीति भी यहाँ रहती है। तो हम आगे बात करें शुभम पूनिया,
वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के सुपुत्र हैं। अच्छी खासी संभावना है, पढ़े लिखे हैं, सभ्य सुशील है, अच्छे वक्ता भी बनने के इनमें गुण हैं। तो अपने पिता के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, युवाओं की फौज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। विधानसभा में कितने कामयाब होंगे, अपने पिता के लिए कितना वो कर सकते हैं, ये तो भविष्य का एक सवाल है। लेकिन उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उनके पिता तो स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा विधायक बन रहा हूँ, लोग मुझे बना रहे हैं। तो ऐसे में शुभम का योगदान यहाँ इतना ज़्यादा नहीं गिना जाएगा। हाँ, अभिजीत पूनिया, बलवान पूनिया के भतीजे, ये ज़रूर कुछ आगे बढ़े हैं राजनीति में, संबोधन भी देते हैं। और जो झिझक एक राजनीति में युवाओं को होती है वो उनको थोड़ी बहुत ज़रूर है, लेकिन कुछ झिझक इनकी निकली है। संबोधन करते हैं, शानदार करते हैं, युवाओं की फौज बना रहे हैं बलवान पूनिया के लिए। एक बार दोबारा से बलवान पूनिया के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि दोबारा विधायक बने बलवान पूनिया। तो अभिजीत पूनिया, अब बात करें दोस्तों अन्य नेताओं के पुत्रों की, तो हिमाल चौधरी डॉक्टर सुरेश चौधरी के पुत्र हैं। अपने ताऊ के लिए ही लगे हैं, एसपी सिंह के लिए, और दोस्तों कार्तिक के साथ लगे हैं। लेकिन ये बड़ा नाम नहीं है, कार्तिक के जो है वो ज़्यादा कुशल दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक मैनेज में। लेकिन हिमाल चौधरी भी हैं, संभावनाएँ हैं, और अच्छी एक प्रकार से संभावनाएँ उनमें, पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा बात करें ज्ञान सिंह चौधरी, रेखा चौधरी के पुत्र की, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी जयपुर में दोस्तों, वो राजनीति में नहीं आए हैं। और इसके अलावा संदीप ढूकिया के पुत्र की भी बात करें तो वो भी राजनीति में नहीं है, अपना करियर बनाने में मशगूल है। अन्य नेताओं के पुत्रों की बात करें तो उनमें दोस्तों इतना कोई राजनीति में सक्रिय दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब इनको हम क्रम दे, नंबर दे, कोई ऐसा अगर आपको बताए कि कौन अग्रिम पंक्ति में है, कौन पीछे है, किसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बेशक कार्तिक चौधरी को अभी मेहनत करनी है, लेकिन नंबर 1 अगर माने, स्थापित अगर नेता पुत्र माने, तो करण बेनीवाल ही अभी अव्वल मान सकते हैं दोस्तों। शानदार संबोधन, टिका हुआ एक भाषण संबोधन इनका रहता है, लेकिन कामयाबी कितनी मिलती है इसके बारे में हम कोई गारंटी यहाँ नहीं लेते हैं, किसी प्रकार की बात आपको यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि इनको बहुत लंबा मार्ग तय करना है। अभी तो इनके पिता, काका, ताऊ वही राजनीति में मशगूल है, तो इनका नंबर कब आएगा। लेकिन आज जब समीक्षा चली है तो दोस्तों इनका नाम ले लेते हैं, इनकी इनमें जो खूबियां हैं वो आपको बता ही देते हैं। नंबर 1 की स्थिति में हम अगर देखते हैं तो करण बेनीवाल को हम मान सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें नंबर 2 की स्थिति में संभावनाओं से भरपूर, तो वो कार्तिक डूडी है दोस्तों। कार्तिक डूडी में संभावनाएं बहुत ज़्यादा लगती हैं, और इस बार अगर वो आरएलपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ लिए तो दोस्तों कहीं ना कहीं करण बेनीवाल से काफ़ी आगे वो निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। कार्तिक डूडी अभी पूरी तरह से सक्रिय लगातार नहीं हो पाते हैं, और ऐसा नहीं है कि करण बेनीवाल लगातार अपने पिता के लिए सक्रिय है, ऐसा भी नहीं है। अब हम बात करें नंबर 3 की पोजीशन पर, हम किसको मान सकते हैं? विशाल गोस्वामी और अभिजीत पूनिया को बराबरी के रूप में हम मान सकते हैं नंबर 3 पर दोस्तों। ये दोनों एक प्रकार से अपने अपने पिता या चाचा के लिए प्रयासरत है और प्लेटफार्म बना रहे हैं। अभी अगर विशाल गोस्वामी की बात करें तो उनके पिता ने अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ा है, सरपंच के अलावा सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं वो, और जोगीवाला से उनका वर्चस्व रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अभी हासिल नहीं की है, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। तो इस बार देखते हैं, शेर सिंह गोस्वामी दावा करते हैं कि कांग्रेस टिकट उनकी पक्की है। देखते हैं कितनी पक्की है, कितनी कच्ची है, कितनी अधूरी है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये प्रमुख रूप से हमारे यहाँ नेताओं के पुत्र रहे, और इनके चलते कहीं ना कहीं जिनके पिता, दादा वो अगर राजनीति में नहीं है, ऐसे भी बहुत से चेहरे हैं। रविंद्र मोटसरा की बात करें, अनेक ऐसे चेहरे हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं लॉस होता है, क्योंकि वो राजनीतिक घराने से नहीं जुड़े हुए हैं, प्रतिभाओं से संपन्न है, भरपूर है,
संभावनाएं भी इन नेताओं के पुत्रों से कहीं अधिक है, लेकिन उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, उनको चर्चाओं का बाजार जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, और चर्चाओं में उनको लोग ज़्यादा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आज 14 अगस्त को क्या विशेष दिवस है, मंडियों के भाव भी बताएंगे, मौसम के मिजाज भी आपको बताएंगे। आज के दिन 14 अगस्त को दोस्तों भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सारा कुछ बदल चुका था। 1947 को आज ही के दिन भारत का विभाजन हो गया था दोस्तों, और कल 15 अगस्त को भारत 1947 को आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज ही के दिन पृथक राष्ट्र बना था दोस्तों, भारत से अलग होकर। अगर जन्म दिवस की बात करें तो जॉनी लीवर फिल्मी अभिनेता, हास्य फिल्मी अभिनेता का 1956 को आज के दिन जन्म हुआ था। और आदमपुर मंडी से बात करते हैं मंडियों के भाव की। नरमा 7300 रुपये, ग्वार के भाव 5488 रुपये, गेहूँ 2400 रुपये और सरसों के भाव 5510, जौ के भाव 1650 रुपये। सिरसा मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 7316 रुपये प्रति कुंटल, सरसों 5350, ग्वार के भाव 5812 रुपये, गेहूं के भाव 2260 रुपये प्रति कुंटल रहे। और नौर मंडी में ग्वार बिकी है 6143, चना 4741, गेहूं के भाव 2323, बाजरा के भाव 2114 और सरसों के भाव 5250, मोट के भाव 6400 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मौसम का मिजाज आज दोस्तों 14 अगस्त को 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा भादरा क्षेत्र में, और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 95% बादल भी छाए हुए थे। रात्रि को भी 100% तक बादल छाए रहेंगे, और 0.1 mm बरसात की भी रात्रि को चेतावनी है मौसम विभाग की। हल्की बरसात बूंदाबांदी हो सकती है। 15 अगस्त को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, देश की आज़ादी के दिवस पर कैसा रहेगा मौसम। 30 से 35 दिन में, 35 से 38 दोपहर को, 34 से 36 देर शाम को, और 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, और दोस्तों 70 से 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे, और 0.3 mm बरसात दिन में अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। और रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी रह सकती है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।